सबसे पहले बात करेंगे तो पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई रूपी, जो कि एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया। किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया। यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक ई वाउचर बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन है। मतलब है कि एक क्यूआर कोड होगा जिसके थ्रू पेमेंट हो पाएगी। अभी हम इसके बारे में डिटेल में सारा कुछ जानेंगे। उसके बाद आपको बता दें तो ई रूपी इज़ वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म। एक ही बार में एक बार पेमेंट कर पाओगे आप, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे विल अलाउ यूजर टू रिडीम वाउचर विदाउट यूजिंग कार्ड। आपको कोई भी कार्ड यूज़ नहीं करना है, कोई भी आपके पास अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब है कि आपके पास अगर अकाउंट नहीं है, मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप इस ई वाउचर को रिडीम कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से बैंक अकाउंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास अगर वो क्यूआर कोड होगा तो उसको स्कैन करके ही पेमेंट हो पाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसको डेवलप किसने किया है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। ई रूपी प्लेटफॉर्म आगे आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, ये जो लॉन्च हुआ है आपका ई रूपी पेमेंट, ये आपका कोलैबोरेशन हुआ है किसके साथ साथ? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब यहाँ पर देखो सभी मोस्टली हेल्थ की बात आ रही है और फाइनेंस की बात आ रही है। तो ये जो आगे आगे अप्लाई होने वाला है वो आपके हेल्थ सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि ई रूपी प्लेटफॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस कोड को आप कहीं भी जाके रिडीम कर पाएंगे। पहली कंडीशन यहाँ पर है कि आपके पास इसके लिए बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, यहाँ पर इसके लिए आपको अलग से मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक पिक्चर होती है उस तरीके का आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, उसी कोड को आप रिडीम करा के जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो है सरकारी इलाज। जैसे आपका आयुष्मान स्कीम है, उसमें अगर 5 लाख का आपको इंश्योरेंस है तो उसका आपको वाउचर देगी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे और अपना इलाज करा पाएंगे। उसके साथ साथ राशन के लिए आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे आप राशन के लिए पेमेंट करेंगे तो आपको अलग से कैश देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस क्यूआर कोड को रिडीम करा के ही आप राशन ले पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो पेमेंट होगी वो केवल क्यूआर कोड के हेल्प से ही होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट कि इसको लाया क्यों जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो स्कीम चलाती हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। तो कई बार क्या होता है उस पैसे का जो लोग हैं वो गलत यूज़ करते हैं। मतलब है कि अगर आपकी स्कीम है आयुष्मान योजना, अब जो दवाई आ रही है वो हो सकता है किसी बिजनेस पर्पस के लिए या फिर कोई और किसी एंटिटी में आपका जो बंदा है, जो पर्सन है, वो उस पैसे को लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए 5 लाख का क्यूआर कोड आपको प्रोवाइड कर दिया गया इंश्योरेंस का, ठीक है, तो वो जो क्यूआर कोड है वो केवल इंश्योरेंस में ही यूज़ हो पाएगा। मतलब है कि जब आप सरकारी सेवा लेंगे या फिर आप दवा परचेज करेंगे तो वहाँ पर ही आपका जो वाउचर है वो रिडीम हो पाएगा। अदरवाइज कहीं और लेकर जाएंगे तो वो रिडीम नहीं होगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको 100 रुपये का रेस्टोरेंट वाउचर बना के दूँ तो वो केवल रेस्टोरेंट में ही अप्लाई होगा, ना कि किसी और कहीं शॉप पे या किसी भी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि यहाँ पर पेमेंट को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो इससे होगा क्या कि सरकार जिस स्कीम के लिए जिसके लिए खर्च करना है उसी के लिए पैसा खर्च हो, ये चाहती है सरकार। और इसीलिए ये आपका क्यूआर कोड तैयार किया गया है अंडर ई रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आगे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म इज लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक साइकिल ई साइकिल। तो यहाँ पर एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो अब लॉन्च करने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। ये बहुत यूज़फुल है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जैसे कि आपको पता है महंगाई बढ़ रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो सबसे पहले इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लेके आ रहा है। तो वो है स्विगी, ठीक है। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब क्या है
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर स्विगी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करेगा अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सर्विस देने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कैसे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक आप जान रहे हो पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिससे जो डिलीवरी चार्ज है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है। तो उसको कम करने के लिए और जितना भी आपका कार्बन फुटप्रिंट है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसको तैयार किया गया है हीरो इलेक्ट्रो कार्गो HLC हैदराबाद ने, जो ये इलेक्ट्रिक साइकिल बनाएगी। यहाँ पर बात करेंगे तो इस पायलट प्रोजेक्ट के अंडर में जो ई साइकिल है वो बहुत जल्दी अगस्त 2021 में ही आने वाली है मार्केट में। मतलब है कि जो आपके फूड डिलीवरी बॉय होंगे वो बहुत जल्द आपको दिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक साइकिल पे फूड डिलीवर करते हुए। तो ये बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग बना पाएंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक साइकिल यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो साइकिल है वो अफोर्डेबल है, मतलब प्राइस काफ़ी कम होगा। और कंपनी चाहती है कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, मतलब एक तरह से कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कम करना, उसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में जो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आती है उसको भी कम करना कहीं ना कहीं उद्देश्य है इन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म का। अभी स्विगी ने स्टार्ट किया है, हो सकता है बाकी और भी जितने भी फूड डिलीवरी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको लेके आएंगे। अब यहाँ पे स्विगी की बात हो रही है, थोड़ा सा आपको बता दें कि ये जो स्विगी है वो अगस्त 2014 को सेटअप हुई थी, ठीक है। अभी इसके 7 साल कंप्लीट हुए हैं अपनी सर्विसेज के, और आगे और भी इसको एक्सपेंड करने का प्लान कर रही है स्विगी कंपनी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। आगे बात करेंगे तो सोनालिका लॉन्चेस एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म सोनालिका ई गुरुकुल। तो यहाँ पर सोनालिका ग्रुप्स ने एक एड्यूटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सोनालिका ई गुरुकुल। अब जान लेते हैं ये है क्या। तो सोनालिका लॉन्चेस एन एड्यूटेक प्लेटफॉर्म सोनालिका ई गुरुकुल फॉर रूरल चिल्ड्रन। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम आपको याद रखना है सोनालिका ई गुरुकुल। किसने लॉन्च किया है? सोनालिका ने। ये आपको बात याद रखनी है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इस बार की जो Q1 की परफॉर्मेंस है सोनालिका की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपकी बोल सकते हो परफॉर्मेंस है वो बेटर रही 2022 फाइनेंशियल ईयर के लिए। और यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर ये एक तरह का इनिशिएटिव है सोनालिका ग्रुप की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे बात आती है तो जो सोनालिका है अभी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बन गया है और नंबर 1 एक्सपोर्ट ब्रांड बन चुका है भारत का। और आपको ये भी बता दें कि सोनालिका ने अभी जुलाई 2021 में 10,756 ट्रैक्टर सेल किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड सेलिंग है किसी भी इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा, जो कि 5.2% से इस बार राइज की है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एडुटेक प्लेटफॉर्म है ये एक यूट्यूब चैनल है सोनालिका ई गुरुकुल, जहाँ पर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट बताए जाएंगे, नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके साथ साथ नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी एक इंटरेस्टिंग वे में, मतलब एक फ़नी वे में, ताकि बच्चों को अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे और उनको नॉलेज भी प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो सोनालिका ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर है होशियारपुर पंजाब में, और इसके जो ओनर हैं वो भी आपको याद रखना है मिस्टर LD मित्तल, मतलब है लक्ष्मण दास मित्तल इज़ द ओनर ऑफ सोनालिका। यहाँ पर बात करूँ तो लगभग 5000 एम्प्लॉय हैं जो सोनालिका में वर्क करते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस करंट अफेयर से और सोनालिका ग्रुप से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो 8001 जन औषधि केंद्र ओपन एज ऑन 2 अगस्त 2021 कवरिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी को कवर कर लिया गया है जन औषधि केंद्र के द्वारा। मतलब है कि 2 अगस्त 2021 तक 8001 जन औषधि केंद्र ओपन हो चुके हैं। अभी स्कीम है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्कीम का नाम है PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 8001
केंद्र खुल चुके हैं अभी तक 2 अगस्त 2021 तक, जिसने कंट्री के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कवर कर लिया है। आगे जो इसका टारगेट है वो है 10,500 जन औषधि केंद्र खोलने का मार्च 2025 तक। अभी 2021 हुआ है, मार्च 2025 तक 10,500 जन औषधि केंद्र खोलना यहाँ पे सरकार चाहती है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्कीम क्या है और कब लॉन्च हुई। तो पहले आपको बता देते हैं कि जो स्कीम है PMBJP, ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2008 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई। दूसरा आपके माइंड का जो क्वेश्चन है उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। मतलब है कि क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल सके एक अफोर्डेबल प्राइस, मतलब एक रीजनेबल प्राइस में, एक कम प्राइस में, जितने भी गरीब लोग हैं उनको एक सही मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना लॉन्च की गई थी 2008 में, जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और जो मेडिसिन है जन औषधि केंद्र की, वो प्रोक्योर की जाती हैं डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जिनके पास WHO GMP सर्टिफाइड फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड जॉइन हैंड्स विद CWC टू हेल्प फार्मर। तो CWC क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो स्टोर करती है, प्रोक्योर करती है हमारे फूड मटेरियल को, उसको हम वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं, जैसे आपका FCI है। तो यहाँ पर नाबार्ड ने अपने हाथ मिलाए हैं CWC से, ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके। अब किस टाइप की हेल्प है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने 4 अगस्त को ये जो मिलन है वो किया है CWC से। मतलब है कि उन्होंने यहाँ पर साथ में आए हैं CWC के टू प्रोवाइड बेटर स्टोरेज फैसिलिटी। यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए ही ये एक तरह का बोल सकते हो जो फ्रेंडशिप है वो हुई है, या बोल सकते हो कि जो दोनों साथ में कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, ताकि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं रिगार्डिंग स्टोरेज उसको बेटर किया जा सके। यहाँ पर ये भी बात आती है कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। तो जितने भी FPOs हैं उनको भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी, और जितने भी इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो वो सिंगल किसी किसान के लिए भी हेल्पफुल है, और जो FPOs हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। क्योंकि आपको भी पता है लगभग 25 से 30% हमारे फ्रूट और वेजिटेबल विदाउट अप्रोप्रिएट स्टोरेज के कारण लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे किसानों की मेहनत है जो बर्बाद हो रही है। तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए ही इस स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो रही है, जिसके लिए नाबार्ड आगे आया है और उसने हाथ मिलाए हैं CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो पायलट स्कीम है अभी लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और तेलंगाना में। जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे टारगेट, और आगे अदर स्टेट में भी इसको लाया जाएगा, ताकि हर जगह के किसान को फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसको डबल करने की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू वेयर हाउस कैपेसिटी लगभग 300 मिलियन टन तक ले जाने की बात हो रही है। अभी की जो कंडीशन है उसको डबल करना है, उसको और बेटर करना है, यही नाबार्ड का उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ पर ये CWC के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम। ये एक स्कीम है, इसके बारे में जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 अगस्त 2021 को अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि लगभग 5 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल हो चुके हैं और लगभग 4 करोड़ ने ट्रेनिंग ले ली है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्कीम 2 अगस्त 2021 तक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्कीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और कब लॉन्च हुई। तो आपको बता देते हैं 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई, पहला आपको याद रखना है। दूसरा बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर चलाना या डिजिटल एक्सेस डिवाइस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि चलाना, ईमेल भेजना, ईमेल प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज करना और सरकारी सेवाओं का उपयोग करना या फिर डिजिटल पेमेंट करना ही इस स्कीम को लाने का उद्देश्य है। मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटली
लिटरेट करना, लोगों को साक्षर करना इस स्कीम का उद्देश्य है, जो 30 अगस्त 2019 को आई थी भारत में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो स्मृति ईरानी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ वुमेन जो कि बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम की, जो रजिस्टर्ड हैं अब तक, ठीक है। 2 करोड़ महिलाएं अब तक लाभार्थी बन चुकी हैं इस स्कीम की, और गवर्नमेंट का टारगेट है इसको 6 करोड़ हाउस होल्ड तक ले जाना मार्च 2022 तक। और आपको ये भी बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटली लिटरेट करना, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको याद रखना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ कवर करने की रिक्वायरमेंट है। खासकर स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है AFO और नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे तो पीएम मोदी हैज़ रिलीज ₹19,500 करोड़ अंडर पीएम किसान स्कीम ऑन अगस्त 9। तो आज के दिन ये जो अमाउंट है 19,500 करोड़ रुपए ये भेज दिए गए फार्मर्स के अकाउंट में अंडर पीएम किसान स्कीम। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस याद रखना है कि ये एक अगली इंस्टॉलमेंट थी, जो कि 9 अगस्त दोपहर में 12 बजे भेज दी गई है। यहाँ पर लगभग 19,500 करोड़ रुपए भेजे गए, लगभग 9.75 करोड़ बेनिफिशरीज के, मतलब जितने भी फार्मर लाभार्थी हैं उनको 19,500 करोड़ रुपए भेजा जा चुका है डायरेक्ट उनके अकाउंट में। यहाँ पर बात करेंगे तो इस स्कीम की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्कीम है वो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि ये इफेक्टिव कब से हुई थी, तो दिसंबर 2018 से इफेक्टिव हुई थी और लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2019 को। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको और बता दूं कि यहाँ पर 3 बराबर किस्त दी जाती है एक साल में, मतलब 4-4 महीने पे एक किस्त दी जाती है। टोटल 2,000 रुपये की एक किस्त होती है। 2,000 × 3 करोगे तो 6,000 रुपये एक साल में एक किसान परिवार को दिया जाता है, ताकि वो उसको कुछ हेल्प हो सके अपने एग्रीकल्चर में। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो अमाउंट है वो सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस स्कीम की कि जितना भी पैसा है वो सीधे फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, राजस्थान लॉन्च न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए राजस्थान ने कई सारे न्यूट्रिशन फोकस प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें से एक आपका था इंदिरा रसोई योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा किचन क्या है इसके बारे में जानेंगे, कब लॉन्च हुई ये भी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कई तरह के ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल पे फोकस हैं, क्योंकि अगर बच्चे का विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी लाइफ में विकास नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चे की जो अवस्था है, एडल्ट अवस्था है, वहाँ पर अगर बच्चे को अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, शिक्षा मिल जाती है, न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, एजुकेशन मिल जाती है, तो वो पूरे लाइफ टाइम काम आएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके अंडर में एक स्कीम आई थी इंदिरा रसोई योजना। इसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं उनको दिन में 2 दिन खाना प्रोवाइड किया गया, जो कि एक पेंडेमिक अभी चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ये मददगार साबित हुआ है लोगों का। जितने भी गरीब लोग हैं जिनका रोजगार छिन गया उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर केवल 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। मतलब है 16 रुपये में आप 2 प्लेट खाना खा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी टोटल प्राइस कितनी है, तो 20 रुपये की टोटल प्राइस है, जिसमें से 12 रुपये जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के तौर पे देती है, जिसमें से केवल 8 रुपये जो भी लाभार्थी हैं, जो भी गरीब हैं, लोग हैं, उनको देना पड़ता है एक प्लेट के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका इंदिरा रसोई स्कीम है, ठीक है, ये आपकी अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी। आपको डेट याद रखनी है, अगस्त 2020। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस प्लेट के अंदर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 100 ग्राम पल्स मिलती है, मतलब दाल मिलती है, 100 ग्राम वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ मिलती हैं, 250 ग्राम चपातीस और अचार इस प्लेट में शामिल होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट, इस स्कीम के लिए राजस्थान गवर्नमेंट अलग से 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है, ठीक है। एक साल के लिए 100 करोड़ का यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट ईयर फिर 100 करोड़ का आएगा। तो इस तरीके से गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं तो स्टेट वाइज परसेंटेज ऑफ जीडीपी शेयर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर। तो यहाँ पर अब बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलता है, ना किसी बुक में ना किसी साइट पे उस टॉपिक की, जो कि है जीडीपी। तो यहाँ पर बात करेंगे कि स्टेट वाइज कितना परसेंटेज जीडीपी का शेयर है जो कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी सेक्टर से आता है।
तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो डेटा है वो CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस CSO ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के थ्रू। तो पिछले 4 साल का हम ये डेटा जानने वाले हैं, 2016-17 से लेकर 2019-20 तक का स्टेट वाइज आपको डेटा मिलेगा। तो आपको लिस्ट दी हुई है, पॉज करके लिख सकते हैं, इसका PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके सभी PDFs मिल जाएंगे, जो जुलाई मंथ की भी जितने PDF हैं और आपके अगस्त मंथ का ये जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो आप जाके डाउनलोड करके और वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात आती है तो आपको मोटा मोटा ये जानना है कि 2019-20 में कितना शेयर रखता है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर हमारे एग्रीकल्चर GDP में। तो पहले आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो आंध्र प्रदेश का है, 15.65% शेयर रखता है एग्रीकल्चर की GDP में, अकेला आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आपका आता है राजस्थान। अभी आगे और भी स्टेट हैं वो भी जान लेते हैं। और यहाँ पर आगे बता दें कि जो एवरेज निकल के आता है वो कितना है, 2016-17 का था 4.65%, 2017-18 का 4.72%, 2018-19 का 4.81 और 2019-20 का है 4.84% शेयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि GDP फ्रॉम फिशरी सेक्टर वॉज 52,363 करोड़ विच इज़ 4.84 ऑफ द टोटल GDP ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जितना भी टोटल GDP है उसका 4.84, ठीक है, 4.84% कहाँ से आता है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर से आता है। 2019-20 के डेटा की हम बात कर रहे हैं। मतलब है कि फिशरी सेक्टर से, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर से 52,363 करोड़ का यहाँ पर बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जो GDP में जो शेयर है एग्रीकल्चर की ओवरऑल GDP है उसका जो फिशरी का सेक्टर है, जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का जो शेयर है वो कितना है, 4.84%। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा फूड पार्क MFPS। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग मेगा फूड पार्क स्कीम। तो पहले क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, वो यहाँ पर मेगा फूड पार्क स्कीम को इम्प्लीमेंट करती थी, जो कि 2008 से करती आ रही है। अब ये जो स्कीम है वो कंपोनेंट बन चुकी है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मतलब PMKSY का ये आपका कंपोनेंट बन चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ताकि फूड प्रोसेसिंग में हेल्प हो सके, फूड को प्रिजर्व किया जा सके और लंबे समय तक फूड को चलाया जा सके, और जो वैल्यू चेन है फार्म से लेके मार्केट की उसको और डेवलप किया जा सके और एनहेंस किया जा सके, ताकि क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच सके, कस्टमर तक पहुंच सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ने अभी तक जो फाइनल अप्रूवल दिया है वो लगभग 38 मेगा फूड पार्क को दिया है, जिसमें से 22 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो 19 प्रोजेक्ट हैं वो अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। मतलब है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्द हो जाएगा, वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए जो एवरेज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आती है 110.92 करोड़ रुपए एक पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन करती है बजट, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेगा फूड पार्क के रिगार्डिंग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर है स्ट्रेंथनिंग APMCs थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF स्कीम। तो जो एक स्कीम आई थी अभी, जो एक फंड आया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके थ्रू APMC को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए सेंक्शन किए गए, जो कि एक फाइनेंशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत किया जा सके। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज फंड एलोकेशन दिख रहा होगा कि किस स्टेट को कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है ताकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाया जा सके और APMC मंडीज़ को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मनी सैंक्शन हुई है वो उत्तर प्रदेश को हुई है 12,831 करोड़ रुपए। उसके बाद राजस्थान को 9,015 करोड़ और थर्ड पे है महाराष्ट्र, जिसको 8,460 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। टोटल 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर
बोल सकते हो फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो पैसा है वो बैंक के द्वारा या फिर जितनी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा एज ए लोन प्रोवाइड किया गया है सभी स्टेट को, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आज का लास्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट हेल्पिंग फार्मर्स टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि गवर्नमेंट फार्मर की हेल्प कर रही है और आगे भी करना चाहती है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत में की जा सके। तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के कंपोनेंट हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना जिसको PKVY बोलते हैं, और एक दूसरा है आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको MOVCDNER के नाम से जाना जाता है। इन दोनों कंपोनेंट के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यू वर्क कर रही है, जिसमें अब आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बोला है कि फार्मर्स को 3 साल के लिए आपका परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये पर हेक्टेयर दिए जाते हैं, मतलब 31,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर 3 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर PKVY स्कीम। और अगर हम बात करेंगे MOVCDNER स्कीम के तहत 32,500 रुपीज़ पर हेक्टेयर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक इनपुट को परचेज कर सकें और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लैंड में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थोड़ा आपको बता दें कि और भी जितने भी गंगा रिवर के किनारे में जो खेती करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उन इंडिविजुअल फार्मर्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है अंडर PKVY ताकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो बढ़ सके इंडिया का। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात आ रही है, थोड़े सा आपको कुछ पता होना चाहिए कि जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट है वर्ल्ड का जो कि 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है वो है सिक्किम। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आ चुका है तो आपको याद रखना है, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन द वर्ल्ड जिसको 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया है। अब बात आती है कि स्टेट की बात हो गई, अब यूनियन टेरिटरी कौन सा है जिसको फर्स्ट ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है जो कि 100% ऑर्गेनिक है, वो आपका है लक्षद्वीप। ये भी आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद यूपी में है। दोबारा रिपीट करता हूँ, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF कहाँ पर है, गाजियाबाद में। और एक और इम्पोर्टेंट जो कि अभी DHO एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको NBAIM, ठीक है मैं लिख देता हूँ NBAIM, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और जल्दी से वीडियो को शेयर करो ताकि सभी करेंगे। तो 4th एडवांस एस्टीमेट ऑफ फूड ग्रेन क्रॉप हैज़ रिलीज। तो यहाँ पर चौथा एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है जो कि फूड ग्रेन क्रॉप के एस्टीमेशन के बारे में है, कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आपको बता दें अभी तक 3 एडवांस एस्टीमेशन आ चुके हैं, अभी ये 4th है, ये फाइनली माना जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन होगा वो आएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करें तो 2020-21 का जो फाइनल प्रोडक्शन है अकॉर्डिंग टू 4th एडवांस एस्टीमेट वो कितना है। तो यहाँ पर आपको बता दें ये जो डेटा है वो रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये डेटा है 2020-21 के मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन का। यहाँ पर बात करेंगे तो इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 308.65 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है अभी तक 2020-21 के 4th एडवांस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कंट्री का जो 4th एडवांस एस्टीमेट है 2020-21 का वो यहाँ पर 11.14 मिलियन टन ज़्यादा है। अगर हम 2019-20 मतलब पिछले ईयर से कंपेयर करें तो इस बार 11.14 मिलियन टन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है फूड ग्रेन क्रॉप का। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी क्या क्या बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोडक्शन है 2020-21 का वो हायर है 29.77 मिलियन टन। अगर हम 2015-16 से 2019-20 का एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे तो उससे कितना ज़्यादा है 29.77 मिलियन टन प्रोडक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो 11.14 मिलियन टन प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है इस बार। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हुआ है
और इसका कारण है कि अच्छा मानसून रहा है, सारी चीज़ें ठीक चली हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे वो भी जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि अकॉर्डिंग टू फोर्थ एडवांस एस्टीमेट कितना प्रोडक्शन इंडिया का हुआ है 2020-21 में, तो 308.65 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो डेटा है वो कौन रिलीज करता है, तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलीज करता है। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 2019-20 में कितना प्रोडक्शन हुआ था, तो जो फाइनल प्रोडक्शन था वो था आपका 11.14 प्रोडक्शन कम इस बार के प्रोडक्शन से, ये आपको याद रखना है। अभी और क्वेश्चन बनेंगे वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर क्रॉप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो टोटल फूड ग्रेन मैंने आपको बताया जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 308.65 मिलियन टन, जिसमें राइस का जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है 122.27, मतलब कहने का है कि 122.27 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है राइस का, धान की बात करेंगे। उसके बाद वीट का भी यहाँ पे रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला है 109.52 मिलियन टन। न्यूट्री और कोर्स सीरियल की बात करेंगे तो 51.5 मिलियन टन। देन मेज की बात करेंगे, इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है 31.51 मिलियन टन। उसके बाद पल्सेस की बात कर लेते हैं तो ये भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन इस बार हुआ है 25.72 मिलियन टन। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन किस स्टेट में होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। यहाँ पर बात करेंगे तूर की तो 4.28 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद ग्राम की बात कर लेते हैं तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस बार 11.99 मिलियन टन। ठीक है, तो ये तो आपका ओवरऑल हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अब बात करेंगे ऑयल सीड की, तो ऑयल सीड में आपका टोटल हुआ है 36.10 मिलियन टन, जो कि इस बार का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, मतलब अभी तक इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ग्राउंडनट में 10.21 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद सोयाबीन 12.90 मिलियन टन एंड उसके बाद रेपसीड मस्टर्ड का हुआ है आपका रिकॉर्ड प्रोडक्शन 10.11 मिलियन टन, मतलब है 10.11 मिलियन टन यहाँ पर मस्टर्ड रेपसीड का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पर शुगर केन की बात करेंगे तो 399.25 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है। अब जल्दी से आपको बताना है कि शुगर केन का प्रेजेंट एफआरपी कितना है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कितना है उसका शुगर केन का, जल्दी से आपको कमेंट करना। हमने कई बार आपको करंट अफेयर में बताया गया है कि शुगर केन का एफआरपी इतना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। आगे बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन का भी इस बार अच्छा प्रोडक्शन हुआ है 35.38 मिलियन टन मिलियन बेल है। ठीक है, यहाँ पर बेल में काउंट होता है इसका वेट, और इसकी जो एक वेल होती है वो 170 kg की होती है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एक बेल कॉटन की कितने किलोग्राम की होती है, तो 170 किलोग्राम की होती है। अगर हम जूट मेस्टा की बात करेंगे तो 9.56 मिलियन बेल्स यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, और जो जूट मेस्टा की जो बेल है वो 180 kg की होती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि जो करंट अफेयर हैं ये केवल और केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं वही लिए गए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस सेशन को पूरा देखना है, ताकि आप जो भी पढ़ें वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो इजीली आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो यहाँ पर सेकंड करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, तो तमिलनाडु टू बिकम थर्ड स्टेट टू प्रेजेंट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि तमिलनाडु भारत का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने एग्रीकल्चर बजट सेपरेट पेश किया हो। ठीक है, मतलब है कि एग्रीकल्चर बजट अलग से सेपरेट तरीके से पेश करने वाला जो तमिलनाडु है वो भारत का तीसरा राज्य बन गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 13 अगस्त को तमिलनाडु ये जो आपका तीसरा राज्य है वो बन चुका है आफ्टर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। मतलब है इससे पहले कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ऐसे दो स्टेट हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर बजट सेपरेट पेश किया था अपने अपने स्टेट में। अब यहाँ पे बात आती है कि पहला कौन सा स्टेट है जिसने एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया हो भारत में, तो वो है कर्नाटका, और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश, और थर्ड पे हो जाएगा तमिलनाडु। ये भी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि सबसे पहले इस सेपरेट एग्रीकल्चर बजट पेश करने वाला भारत का कौन सा राज्य था, तो वो है कर्नाटका। ठीक है,
अब यहाँ पे तमिलनाडु ने ये किया है, तो तमिलनाडु बन गया है तीसरा स्टेट जिसने सेपरेट एग्रीकल्चर बजट पेश किया है 13 अगस्त को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपका बजट है, ठीक है, वो आपका 2021 में आया है, और जो पहला बजट था जो कर्नाटका लेकर आई थी वो 2011-12 में लेके आई थी, और आंध्र प्रदेश लेके आई थी 2013-14 में। तो 2011-12 में पहला बजट आया जो कि कर्नाटका के द्वारा सेपरेट बजट था, उसके बाद 2013-14 में दूसरा बजट आया जो कि आंध्र प्रदेश लेकर आई, और यहाँ पर तीसरा तमिलनाडु लेकर आया जो कि भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने सेपरेट एग्रीकल्चर बजट पेश किया हो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दिस सेपरेट बजट अनाउंस बाय तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तो ये जो अनाउंसमेंट की गई है सेपरेट बजट की वो की गई है तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द बजट सेशन ऑफ द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज कमेंस ऑन अगस्त 13 एंड विल गो ऑन टिल सितंबर 21। तो यहाँ पर बात हो रही है कि तमिलनाडु विधानसभा का जो बजट सत्र 13 अगस्त से जो शुरू हुआ है वो 21 सितंबर तक चलेगा, ये भी आपको याद रखना है, ये जो बजट सत्र है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी जो सरकार है वो के स्टालिन की सरकार है, और उनका ये पहला बजट है जो कि एग्रीकल्चर बजट पे आया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी जानकारी मिली होगी रिगार्डिंग एग्रीकल्चर बजट और कौन कौन से स्टेट है जिन्होंने अपने अपने राज्य में सेपरेट एग्रीकल्चर बजट पेश किया हो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन मिलते रहें। आगे बात करेंगे आईटीसी टू लॉन्च मार्स ऐप टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ स्मॉल फार्मर। तो जितने भी छोटे छोटे किसान हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उनके लिए आईटीसी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मार्स एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, यह आ सकता है आईटीसी ने स्मॉल फार्मर के लिए 2021 में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हम अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे तो 11 अगस्त को आईटीसी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली एक सुपर एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसका नाम है आईटीसी मार्स। इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ सकता है, तो उसका फुल फॉर्म है मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज। तो इसका फुल फॉर्म है, और ये जितने भी आपकी स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पोटेंशियल को अनलॉक करेगा और उनको काफ़ी हेल्प करने वाला है जो एप्लीकेशन है जिसको आईटीसी लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आईटीसी के चेयरमैन और एमडी हैं मिस्टर संजीव पुरी, उन्होंने बोला है कि आईटीसी मार्स विल लैंड न्यू विंग्स टू आईटीसी ई चौपाल एंड क्रिएट अ रोबस्ट डिजिटल इकोसिस्टम। तो उनका कहना है कि जो आईटीसी मार्स है ये आपके जो ई चौपाल है उसके लिए एक अनोखी पहल है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक ई चौपाल चलता है जो कि आईटीसी की एक अनोखी पहल है, और इसका मकसद होता है कि कृषि उत्पादों की क्वालिटी और किसानों के जीवन के स्तर में सुधार लाना, ठीक है। और आपको बता दें कि आईटीसी देश में 24 फसलों तथा 300 किसान उत्पादक संगठनों मतलब एफपीओ के साथ काम करती है। तो यहाँ पर जो फिजिटल है इसका मतलब है फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। फिजिकल मतलब जो आपकी क्रॉप है उसको डिजिटल मोड में लाना, डिजिटली उनको कनेक्ट करना ही इसका उद्देश्य है, और इसीलिए आईटीसी मार्स एप्लीकेशन लाया जा रहा है जिससे आईटीसी ई चौपाल को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे होगा क्या, आईटीसी मार्स विल ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ एग्रीकल्चर सॉल्यूशन। ये एग्रीकल्चर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जैसे माइक्रो सर्विसेज स्ट्रक्चर विल इनेबल प्लग इन बाय अ रेंज ऑफ एग्री टेक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने में ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्प करने वाली है, और उसके साथ साथ जो ई चौपाल है आईटीसी का उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प मिलेगी इस एप्लीकेशन के आने के बाद। अब यहाँ पे बात आती है कि आईटीसी कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 24 अगस्त 1910 में, 1910 24 अगस्त को ये आईटीसी एस्टेब्लिश हुई थी। और आपको बता दें इसका जो पहला नाम था वो था इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर जो है
वो आपका कोलकाता में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में आईटीसी का हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आगे बात करेंगे, आरबीआई टू इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टी ऑन एटीएम्स दैट रन आउट ऑफ कैश फॉर मोर देन 10 आवर्स। तो यहाँ पर आरबीआई ने एक बहुत अच्छा रूल लेकर आई है आरबीआई, जिसके तहत अगर महीने में 10 घंटे तक आपका जो एटीएम है वो विदाउट कैश रहता है, उसमें अगर कैश अवेलेबल नहीं रहता है तो 10,000 की पेनल्टी आरबीआई उस बैंक पे लगाएगी। ये जो रूल है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 1 अक्टूबर से ये रूल आपको देखने को मिलेगा। अगर महीने में 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम आउट ऑफ कैश रहता है या फिर उसमें कैश अवेलेबल नहीं रहता है तो 10,000 का आरबीआई की तरफ से पेनल्टी लगाई जाएगी उस बैंक पे जिसका वो एटीएम है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये पेनल्टी लगाने का जो कारण है वो है ओवर दी इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द पब्लिक। तो पब्लिक को जो असुविधा होती है उसके ही रिजल्ट में ये रूल लाया गया आरबीआई के द्वारा, ताकि पब्लिक को हर जगह जहाँ भी एटीएम है वहाँ पर पैसा अवेलेबल हो सके। जैसे कि आप जानते होंगे, नॉर्मली आप किसी भी सिटी में या किसी भी टाउन में जाएंगे तो 10 में से 6 एटीएम ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पैसा मिलता नहीं है, आउट ऑफ कैश रहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आगे ना हो, इसीलिए आरबीआई ने ये रूल लेकर आई है ताकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसको थोड़ा सा सहूलियत मिल सके। यहाँ पर बात करेंगे तो 10,000 पर एटीएम का यहाँ पर फाइन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि ये जो रूल है वो कब से स्टार्ट होगा, अक्टूबर 1 से। ये जो रूल है वो किसने इम्पोज किया है, तो ये आरबीआई लेकर आई है। यहाँ पर ये भी आएगा कि कितने टाइम तक अगर आउट ऑफ कैश रहता है तो पेनल्टी लगेगी। तो 1 मंथ में 10 घंटे से ज़्यादा अगर आउट ऑफ कैश रहता है तो ये पेनल्टी उस एटीएम बैंक पे इम्पोज की जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो एमओयू साइन बिटवीन नाबार्ड, एसबीआई, जेकेजीबी फॉर फाइनेंसिंग ऑफ 1000 जेएलबी। तो यहाँ पर बात हो रही है 1000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक एमओयू साइन हुआ है नाबार्ड, एसबीआई और जेकेजीबी का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक के बीच में। तो मोस्टली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर in order to give boost to flow of credit in UT of Jammu Kashmir, Memorandum of Understanding MOU on Financing of 1000 Joint Liability Group। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के 1000 जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एमओयू साइन हुआ है, जिसमें नाबार्ड, जम्मू कश्मीर का जो नाबार्ड आपका ऑफिस है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक आपस में एमओयू साइन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप भी जानते हो कि कोविड-19 पेंडेमिक में किसानों की जो हालत है वो कितनी ख़राब हो चुकी है, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए ही उसमें सहूलियत हो, इसीलिए ये एमओयू साइन किया गया है ताकि जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे लगभग 5000 हाउस होल्ड को हेल्प मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें जेएलजी होता क्या है, तो जेएलजी का फुल फॉर्म है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये क्या होता है, एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है जिसमें 4 से 10 इंडिविजुअल लोग होते हैं जो एक साथ मिल के आते हैं और इनका पर्पस होता है बैंक लोन अवेल करना इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर ग्रुप के बेसिस पे। तो कहने का मतलब है कि ये क्रेडिट ओरिएंट ग्रुप होते हैं जिनका उद्देश्य है केवल ऋण लेना, जिसमें एक ये टीम होती है, 4 से 10 किसान होंगे, आपस में मिलेंगे और इनका उद्देश्य है कि बैंकों से क्रेडिट लेना और उसको टाइम पे चुकाना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड ने इस बार सैंक्शन किए हैं गोवा गवर्नमेंट को 217.72 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है अंडर RIDF, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है जिसके तहत जो नाबार्ड है वो अलग अलग स्टेट को हेल्प पहुँचाती है, खासकर जब वहाँ पर कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, जैसे अगर कोई तूफान आ जाता है, कोई चक्रवात आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम के बाद दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए ये पैसा सैंक्शन किया जाता है। तो इस बार किया है गोवा गवर्नमेंट के लिए 217.72 करोड़ रुपए का। और यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है किसके अंडर किया जाता है, तो ये किया जाता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर में
ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है नाबार्ड के द्वारा। तो 10 अगस्त को ये यहाँ पर स्टेटमेंट आया है और इसका उद्देश्य क्या है कि गिविंग लो कॉस्ट फंडिंग सपोर्ट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, इस पे इंटरेस्ट जो सरकार को देना है, चुकाना है, वो काफ़ी कम है। तो इससे होता क्या है कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं रिलेटेड मीडियम और माइनर इरिगेशन या फिर सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड, आपका मृदा संरक्षण से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो टाइम पे फुलफिल हो सकें, जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू डेवलप हो सके। इसी के लिए RIDF के अंडर में नाबार्ड सभी राज्यों को पैसा देता है, सैंक्शन करता है और इस बार गोवा गवर्नमेंट को ये पैसा, ये असिस्टेंस दी गई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, किस ईयर में और किस डेट को हुई थी। जल्दी से आपको कमेंट करना है, कई वीडियोज़ में आपको बताया जा चुका है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे इंडिया टू लॉन्च ₹11,000 करोड़ एडिबल ऑयल मिशन PM। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एडिबल ऑयल मिशन, या इसको बोल सकते हैं नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। ठीक है, इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NEOM-OP। ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है। ये जो मिशन है वो 9 अगस्त 2021 को अनाउंस किया गया था। आपको डेट याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा कि नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम किस डेट को लॉन्च किया गया था। तो ये 9 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और यहाँ पर ये ऑनलाइन तरीके से वर्चुअल इवेंट के थ्रू PM ने इस मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इस मिशन में। अब बात आती है कि इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट थी। जो रिक्वायरमेंट आप जान ही रहे हो कि जितनी अभी कंटिन्यू देख रहे हो, जब से 2 साल से कोरोना आया है तब से जो तेल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। अभी अगर हम बात करेंगे तो 180, 190, 200 रुपये पर लीटर तक आपके तेल के दाम पहुंच गए थे। जो खाने वाला तेल है जिसको हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है। तो उसको डाउन करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जो आपका पाम ऑयल है, ठीक है, वो हम इंपोर्ट करते हैं अदर देशों से, जिसके लिए हमको ज़्यादा रकम चुकानी पड़ती है और इसी के रिजल्ट में जो प्राइस है वो यहाँ पर हाई हो जाता है। तो उस प्राइस को कम करने के लिए ही ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एडिबल ऑयल मिशन है, ठीक है, वो पाम ऑयल के लिए लाया गया है। पाम ऑयल मतलब होता है ताड़ का तेल। ठीक है, ताड़ की खेती होती है, अगर आपने नहीं देखा तो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। ताड़ का पेड़ होता है, उसी पर एक आपका फल आता है, उसी में से ये ऑयल निकाला जाता है और सबसे ज़्यादा खाने के रूप में जो यूज़ किया जाता है वो ताड़ का तेल मतलब पाम ऑयल किया जाता है। इस मिशन का जो उद्देश्य क्या है वो है पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना। तो अभी क्या है, काफ़ी कम लोग पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, खेती करते हैं। तो इसको बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान पाम ऑयल मतलब ताड़ की खेती करें, जिससे पाम ऑयल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। और आपको बता दें कि जो पहली पोजीशन है वर्ल्ड में किस कंट्री की है जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन करता है, तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन आपको याद रखनी है, सेकंड भी याद रखनी है। तो पहली आपका है इंडोनेशिया और दूसरा है आपका मलेशिया। तो मलेशिया दूसरे नंबर का ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन करता है, फर्स्ट पर है इंडोनेशिया। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत लगभग 90 लाख टन पाम ऑयल एवरी ईयर इंपोर्ट करता है। अब आप समझ सकते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से 90 लाख टन पाम ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है अदर कंट्रीज से, तब हम तक पहुंचता है। इसीलिए उसके जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाते हैं। उसको डाउन करने के लिए ही 11,000 करोड़ का ये जो मिशन है जिसका नाम है नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम, ये भी आपको याद रखना है, लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस बार रिकॉर्ड स्थापित किया है नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन के मामले में, जो 103% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक इतने नए एग्रीकल्चर न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे जो कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं। तो जान लेते हैं, तो यहाँ पर 103% की ग्रोथ देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 12,368 नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो कि पिछली बार हुए थे 6,107। ठीक है, तो इसीलिए 103
103% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन के मामले में। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के टोटल बिजनेस रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो थे 1,95,880 बिजनेस, ठीक है, जिसमें से 12,368 मतलब 12,368 नए बिजनेस एग्रीकल्चर रिलेटेड यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टॉप 10 जो सिटी हैं उन्होंने लगभग 42% नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जो कि यहाँ पर 2017 में 55% हुआ करते थे, ठीक है। मतलब है कि जो टॉप 10 सिटीज़ हैं उनमें थोड़ा ग्राफ गिरा है, लेकिन बाकी जो सिटीज़ है वहाँ पर ग्राफ आउट हुआ है, मतलब बढ़ा है। आपको एक बात और बता दें कि जो बर्थ रेट है नए बिजनेस रजिस्ट्रेशन की वो भी इस बार अच्छी रही है, 7.8% थी 2016 में, जो कि 2021 में हो गई है 11.6% और 2020 में थी 10.2%। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यू बिजनेस हैं या बोल सकते हो कि जो नए लोग हैं, यंग एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो अब कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं और एक तरह का ये स्वरोजगार है, खुद का बिजनेस है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बार रजिस्ट्रेशन किए गए। तो कहने का मतलब है कि बोल सकते हो आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना किसान बढ़ रहा है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, नए नए बिजनेस में एनरोल हो रहे हैं, चाहे वो आपका मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, या लाइव स्टॉक हो, या उसके बाद आपका मशरूम कल्टीवेशन हो, या फिर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक मैन्योर मेकिंग हो, अर्थवॉर्म मेकिंग हो। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर बिजनेस में लोगों का जो रुझान है वो काफ़ी बड़ा है। आगे बात कर लेते हैं तो पीएम मोदी लॉन्च्ड उज्ज्वला 2.0 फ्रॉम महोबा उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि एक पीएम उज्ज्वला योजना आई थी जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी। अब उसका दूसरा संस्करण मतलब 2.0 लॉन्च किया गया है 2021 में उत्तर प्रदेश के महोबा में। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो लॉन्चिंग है वो नरेंद्र मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, ठीक है, इसको PMUY शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर LPG कनेक्शन बांटा गया इस उपलक्ष्य के दौरान, और यहाँ पर बात करा दें तो ये बात हुई है आपकी उत्तर प्रदेश के महोबा में। जो लॉन्चिंग हुई है वो महोबा में हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त 2021 को। तो डेट आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उज्ज्वला 2.0 योजना किस दिन लॉन्च की गई, तो 10 अगस्त आपका आंसर हो जाएगा। किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने की। और कहाँ पर की गई? तो उत्तर प्रदेश के महोबा में की गई। और एक क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी पहली योजना थी पीएम उज्ज्वला योजना वो 2016 में लॉन्च की गई थी, और आपको डेट भी बता दें 1 मई 2016, ठीक है, 1 मई 2016 को लॉन्च की गई थी। और आपको बता दें कि जो 2.0 है वो 10 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई। और जो पहली योजना थी वो यूपी के बलिया में, ठीक है, यूपी के बलिया में लॉन्च की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रक्षाबंधन से पहले मुझे अपनी सिस्टर से मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, तो इसीलिए वो काफ़ी खुश हैं इस बात से। और मोदी ने ये भी बोला है कि महिलाओं के जीवन में रोशनी आई है, उजाला आया है इस उज्ज्वला योजना के आने से। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, जिससे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। कुछ राशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है सरकार के द्वारा। तो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए रियल में ये अच्छी न्यूज़ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करते चलें। अब बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ लोन टू डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर। तो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में लोन का प्रोविज़न क्या है, किस किस फंड के तहत आपको लोन मिलता है और कितना % इंटरेस्ट सबमिशन भी आपको मिलता है। तो दो तरीके के यहाँ पर लोन है, फंड है जहाँ से आप लोन ले सकते हो। एक आपका है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको AHIDF के नाम से जाना जाता है, और एक है आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको DIDF के नाम से जाना जाता है। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करेंगे, मतलब AHIDF की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट सबमिशन प्रोवाइड करती है FPOs को, प्राइवेट कंपनीज़ को, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को, या सेक्शन 8 कंपनीज़ को, क्या माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है। अगर हम अंडर DIDF मतलब डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करेंगे, तो इसके तहत यहाँ पे लोन में जो असिस्टेंस मिलता है वो मिलता है 2.5% का इंटरेस्ट सबमिशन पर एनम।
ये जो लोन है वो कौन कौन ले सकता है, तो जितनी भी आपके कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन है, स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है, मल्टी स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव हैं, सभी इस लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं और इंटरेस्ट सबमिशन जो मिल रहा है 2.5 का, इसका भी फ़ायदा प्रॉफिट वो ले सकते हैं। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्रोविज़न किया है कि वो इंडिया के जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं अक्रॉस द कंट्री सभी जगह पे केवीके ओपन करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी आपकी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके ओपन किया जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोविज़न लेकर आई है कि बहुत जल्दी केवीके उन सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे जो कि रूरल एरियाज़ में आते हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो अभी तक टोटल 725 केवीके इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं अक्रॉस द कंट्री टिल डेट, मतलब है अगस्त 2021 तक 725 केवीके हैं जो अभी ऑपरेशन में हैं और फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको एक बात और बता दें यहाँ पे कि जो केवीके है उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिलती है, चाहे वो आपका सॉइल टेस्टिंग हो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो, फार्मिंग सिस्टम हो, मशीनरी इक्विपमेंट्स हों। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर में आती हैं, किसान की लाइफ में देखने को मिलती हैं, उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो केवीके टाइम टू टाइम कर रहे हैं। और सरकार का उद्देश्य है कि हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके सेटअप किया जा सके, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि ज़्यादा अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को अगर और ऊपर लेकर जाना है तो लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जितने ज़्यादा केवीके इस्टेब्लिश किए जाएंगे उतना ही ज़्यादा हेल्प होगी। आगे बात करेंगे तो ICAR CRIJAF ने एक जूट सीड इंडस्ट्री मीट ऑर्गेनाइज किया था 9/8/2021 को, और यहाँ पर ये बताने के लिए कि नई वैरायटीज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें इस जूट सीड इंडस्ट्री मीट में रखी गई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि ICAR CRIJAF ने पिछले कुछ सालों में 7 फाइबर वैरायटी लॉन्च की हैं पिछले 10 सालों में, जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो कि यहाँ पर ICAR CRIJAF के द्वारा डेवलप की गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो ग्रोथ हुई है जूट प्रोडक्शन में, ठीक है, जूट प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में वो 28% हुई है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है वो 71% से ज़्यादा बढ़ा है। कहने का मतलब है 2015-16 में 562.40, मतलब कहने का है कि 562.40 करोड़ हुआ करता था, वो 2019-20 में 963.43 करोड़ हो गया है। तो मतलब है एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और जूट प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 28% से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जूट का जो एक बिल होता है वो 180 kg का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और जो कॉटन का होता है वो 170 kg का होता है, जो कि अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ₹1522 करोड़ ट्रांसफर्ड इनटू फार्मर्स बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक स्कीम है जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1522 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं फार्मर के डायरेक्ट उनके अकाउंट में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सीएम जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, उन्होंने ये पेमेंट ट्रांसफ़र की है 1522 करोड़ रुपए की। 21 लाख फार्मर को इससे फ़ायदा मिलेगा जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के होंगे। और आपको बता दें ये जो आपकी स्कीम है, ठीक है, इसके तहत जो मनी ट्रांसफ़र की गई है वो की गई है ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के जन्म दिवस, ठीक है, एनिवर्सरी के दौरान ही ये जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र की गई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ यहाँ पर 3,49 लाख रुपीज़ भी ट्रांसफ़र किए हैं जो कि कैटल रियरर्स जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए और जो गौठान कमेटी है उनके लिए। उसके साथ साथ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब वुमेन्स के जो SHG हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको अंडर राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 21 मई 2020। तो 21 मई 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका जो बजट एलोकेट किया गया है वो ओवरऑल किया गया है
5100 करोड़, मतलब 5100 करोड़ का बजट है इस टोटल स्कीम का। और आपको बता दें ये जो योजना है वो धान, मक्का और गन्ना फसलों के लिए सहायता राशि प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। और एक और आपको बता दें बात कि जो हमारे राजीव गांधी हैं, ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944, 20 अगस्त 1944 को। तो उनकी जो एनिवर्सरी है वो अभी 20 अगस्त को मनाई गई थी। उसी के दौरान ये जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया गया है फार्मर्स के अकाउंट में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे सोनालिका लॉन्चेस सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट रेंटल ऐप। तो यहाँ पर बात करेंगे तो आपको बता दें कि सोनालिका कंपनी, जो कि एक ट्रैक्टर की कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन ट्रैक्टर एंड इम्प्लीमेंट रेंटल ऐप। तो यहाँ पर ये जो ऐप लॉन्च की गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि फार्मर और हाईटेक फार्म मशीनरी के बीच में जो गैप है उसको कम करना। सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है कि जो किसान हैं जो हाईटेक मशीनरी अवेल नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, वो यहाँ पर रेंट पर उन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ सके। इसी के लिए यहाँ पर सोनालिका ग्रुप लेकर आया है सोनालिका एग्रो सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इससे होगा क्या कि जितनी भी हाईटेक मशीनरी हैं उनको रेंट पे अवेलेबल कराया जाएगा किसानों के लिए, और वो यहाँ पर एक कम अमाउंट में उन मशीनों का यूज़ कर सकते हैं और अपने जो खेत हैं, अपने जो फार्म है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सोनालिका जो कंपनी है वो पंजाब के होशियारपुर में इसका हेड ऑफिस है और मिस्टर LD मित्तल इसके ओनर हैं। और आपको बता दूं ये जो इंडियन कंपनी है इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑन एन एवरेज 3 लाख ट्रैक्टर पर ईयर, ठीक है, 3 लाख ट्रैक्टर पर ईयर यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है सोनालिका ग्रुप की। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक। तो यहाँ पर वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक इनॉग्रेट की है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को। और आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक है। अब यहाँ पर बात आती है कि पहली जीन बैंक जो है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो 1996 में इस्टेब्लिश की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दूं कि ये जो जीन बैंक है जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है, ये सिचुएटेड है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR पूसा न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर बात आती है कि ये है क्या, जीन बैंक होते क्या हैं, ये भी थोड़ा सा आपको जानने वाली बात है। ये भी आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो जीन बैंक है वो जापान में है। जापान के बाद ये अब भारत में हो गई, ठीक है, तो भारत में दूसरे नंबर की है। पहले नंबर की जो जीन बैंक है वो आपकी जापान में है। तो जो बीजों के जर्म प्लाज्मा हैं उनको -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वर्षों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अगर हम -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी बीज के जर्म प्लाज्मा को रखेंगे तो ये लंबे समय तक हम इसको सहेज कर रख सकते हैं। और आपको बता दूं इस बैंक में अगर हम बात करेंगे 10 लाख जर्म प्लाज्मा को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। फिलहाल की कंडीशन में बात करेंगे तो 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा प्रिजर्व में, जिनमें से 2.7 लाख घरेलू प्रजाति हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि यहाँ पर एक से एक बढ़कर वनस्पतियों के प्लाज्मा प्रिजर्व किए गए और इनकी मदद से हम नए प्रजाति उनको बनाना उनको भी हम संभव कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि इन जर्म प्लाज्मा की मदद से हम नई प्रजाति भी विकसित कर सकते हैं, इसीलिए इस जीन बैंक को डेवलप किया गया है। ये आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आगे बात करेंगे यूनिक ID कार्ड फॉर फार्मर्स अंडर बिरसा किसान इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया गया है झारखंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, बिरसा किसान इनिशिएटिव। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि बिरसा किसान विच विल गिव यूनिक ID टू अबाउट 58 लाख फार्मर्स इन दी स्टेट। तो स्टेट के
58 लाख फार्मर्स को ये यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ बात आती है कि यूनिक आईडी है क्या। तो आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने अब किसानों को नई पहचान देने की पहल की प्रारंभ की है। कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य में जुट गया है। कहने का मतलब है कि अब किसान को बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा और उसकी एक यूनिक आईडी होगी। ठीक है, अब यूनिक आईडी के लिए उनको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उनका जो सेविंग अकाउंट है वो देना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो भी हेल्प होगी, जो भी सब्सिडी होगी या जो भी पैसा अनुदान होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा उसी अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से फायदे इस यूनिक आईडी के होने से मिलेंगे। तो जैसे बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इंक्लूडिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जितने भी आपके डीबीटी होते हैं, मतलब सीधे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होती है राशि, जो आपके खाते में जो राशि ट्रांसफ़र की जाती है सरकार के द्वारा, उसकी बात की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीडों का जब वितरण होता है उसमें लाभ करेगा। फर्टिलाइज़र का वितरण होगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। एग्रीकल्चर लोन लेने जाओगे वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें 18 अगस्त 2021 को लॉन्च की गई हैं, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि एक स्टडी के दौरान 2019 में एक सर्वे किया गया था, तो वहाँ से एक डेटा रिवील किया गया था कि जितनी भी लोन स्कीम हैं वो लगभग 60% फार्मर्स तक पहुँच ही नहीं पाती हैं जो रूरल बैकग्राउंड में। कहने का मतलब है केवल 40% फार्मर तक ही ये जो आपकी स्कीम है उनका फ़ायदा पहुंच पाता है। अदरवाइज़ जो 40% जो आपके फार्मर हैं वही केवल फ़ायदा ले पाते हैं। तो इसी गैप को कम करने के लिए, ताकि सभी फार्मर तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, इसीलिए ये यूनिक आईडी लॉन्च की जाएंगी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के फार्मर्स को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सभी ग्रुप में शेयर करना, ताकि सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल सके। आगे बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड 6000 पर ईयर टू लैंडलेस फैमिलीज। तो जितने भी लैंडलेस फैमिलीज हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, छत्तीसगढ़ स्टेट में, उनको 6000 रुपये सालाना यहाँ पर प्रोवाइड करेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो आपको बता दें एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इसके तहत 6000 रुपये एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे 12 लाख लैंडलेस लेबरर को फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पर बात करेंगे तो इसका जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो स्कीम है अभी चलाई जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ठीक है, तो ये जो बजट है वो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए एलोकेट किया गया है। और आपको बता दें कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है या फिर जो नरेगा में काम करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनको 6000 रुपये सालाना यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना। और आपको बता दें 28 जुलाई को विधानसभा में अनाउंसमेंट की गई थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ये स्कीम लाएंगे और लोगों को, लैंडलेस फैमिलीज़ को 6000 रुपये सालाना प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 1 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक चलेंगे। तो यहाँ पर सारा डेटा जो भी फिल होगा वो अगर फिल हो जाता है अच्छे से तो आपको 6000 रुपये सालाना यहाँ पर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। लॉन्चिंग डेट की बात कर लेंगे तो 18 अगस्त को लॉन्च हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई, तो 18 अगस्त 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च्ड इन तेलंगाना। तो यहाँ पर भारत के तेलंगाना में ऐसी पहली फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है, जो कि जितने भी स्वदेशी नस्लें हैं उनको संरक्षित करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिलीज की है, जिसका नाम है इंडिगो। यहाँ पर बात करेंगे तो इंडिया की पहली कैटल जीनोमिक चिप है जो कंजर्व करेगी हमारी जितनी भी देसी वैरायटीज़ हैं, जितनी भी हमारी भारतीय नस्लें हैं, चाहे वो आपकी गिर की हो, कांकरेज की हो, साहिवाल की हो और ओंगोल की हो। ठीक है, इन सभी की ब्रीड को, नस्लों को सहेज के रखेगा ये आपका जीनोमिक चिप। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देता हूँ कि जीनोमिक चिप जो है वो वैज्ञानिकों ने एक चिप
विकसित की है, जो देश में मवेशियों की स्वदेशी नस्लों पर एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करेगी। ठीक है, तो एक डेटाबेस तैयार करने के लिए कि कितनी नस्लें हमारे पास, कितनी विदेशी नस्लें, कितनी स्वदेशी नस्लें, तो इस तरीके का पूरा डेटाबेस इस जीनोमिक चिप में रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन उन नस्लों के बारे में, उस ब्रीड के बारे में उस चिप में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो इंडिगो है प्योरली इंडिजिनस है, मतलब देसी है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैटल चिप है जो कि तेलंगाना ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अचीव द गोल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आवर ओन ब्रीड, जितने भी हमारी खुद की ब्रीड है, देसी ब्रीड है, भारतीय ब्रीड है, स्वदेशी ब्रीड है, उनको कंजर्व करना और फार्मर की आय को डबल करना 2022 तक। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और इंडिगो एक डिजिटल जीनोमिक चिप लॉन्च की है, जो कि भारत की पहली ऐसी चिप है जो तेलंगाना में लॉन्च हुई है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप है। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो नाबार्ड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नाबार्ड लोन्स राइज 25.2% टू रीच 6 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। एनुअल रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट आया है जो कि नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है कि नाबार्ड के जो लोन हैं वो 25.2% से इंक्रीज हुए हैं और वो पहुंच गए ₹6 ट्रिलियन तक 2021 फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द टोटल लोन एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड ड्यूरिंग 2020-21 रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 25.2% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर 25.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बाद यहाँ पर ये पहुँच चुका है 6 लाख करोड़। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 6 ट्रिलियन रुपीज तक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो नाबार्ड ने यहाँ पर अर्न किया है 34,671.2 करोड़ इनकम। ठीक है, वो अगर हम ओवरऑल इनकम की बात करेंगे तो 34,671.2 करोड़ इनकम 2020-21 में अर्न की है और यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 6.1% की देखने को मिली है अगर हम पिछले ईयर से कंपेयर करें। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पर टैक्स हटाने के बाद कितना प्रॉफिट नाबार्ड को हुआ है ये भी बात करेंगे तो वो हुआ है 4,320 करोड़ का। अगर हम कंपेयर करेंगे 2019-20 के 3,859.2 करोड़। मतलब है कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में नाबार्ड का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब है नाबार्ड के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और आपको बता दें कि एग्रीकल्चर क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ग्रू at 12.3% in 2020-21, the highest across all sector। तो जितने भी सेक्टर हैं जो लोन लेते हैं, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर अभी तक का सबसे बड़ा सेक्टर उभर के आया है, जिसकी जो क्रेडिट ग्रो है वो 12.3% 2020-21 में बढ़ी है। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो काफ़ी ज़्यादा लिया गया है फार्मर्स के द्वारा, जिससे उसकी जो परसेंटेज है नाबार्ड की वो काफ़ी इंक्रीज हुई है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे गवर्नमेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस टू पुअर बाई 2024। पीएम मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दौरान एक स्टेटमेंट दिया है, जो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि 2024 तक सभी लोगों तक, जितने भी सभी लोग जो गरीब हैं उन तक फोर्टिफाइड राइस पहुंचाया जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि फोर्टिफाइड राइस होता क्या है। यहाँ पर डिफरेंट जितनी भी स्कीम चल रही हैं जिसके तहत जो खाद्यान्न है, जो अनाज है वो लोगों तक पहुंच रहा है, उन्हीं स्कीम में राइस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा फोर्टिफाइड राइस में, या फिर कोई और भी ग्रेन होगा उसको भी फोर्टिफाइड कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ क्या कह सकते हैं, एक प्रोसेस है फोर्टिफिकेशन। इसमें होता क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है किसी भी रेगुलर सीरियल में, किसी भी रेगुलर अनाज में, जिससे उसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट काउंट हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे माल न्यूट्रिशन, उसके साथ साथ अगर किसी भी पर्सन में न्यूट्रिशन की कमी है वो फुलफिल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु में अगर हम ऊपर से और माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं तो वो बन जाती है फोर्टिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, अब राइस की बात हो रही है तो केवल राइस में यहाँ पर फोर्टिफिकेशन किया जाएगा ताकि कुपोषण को देश से भगाया जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये डिसीजन लिया गया है इन दी व्यू दैट
माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एमंग पुअर वुमेन एंड पुअर चिल्ड्रन। तो जितने भी गरीब बच्चे हैं या गरीब महिलाएं हैं उनमें क्या है, देखा गया है कि न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होती है और वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं। इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है। यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल जितनी भी स्टेट है हमारे इंडिया में उसमें से 15 स्टेट अभी चुनी गई हैं जो कि सेंट्रल स्कीम ऑन फोर्टिफाइड राइस एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चावल लोगों तक पहुंचाएंगी, गरीब लोगों तक पहुंचाएगी अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें से आपकी जो 5 स्टेट हैं वहां पर अभी एक डिस्ट्रिक्ट को पायलट बेसिस पे चुना गया है ताकि ये देखा जा सके कि वो कैसा प्रोसेस कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ ये ऐसे कुछ स्टेट हैं जिन्होंने फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन का शिकार है, देश का हर चौथा बच्चा। और देश की हर दूसरी महिला जो है वो यहाँ पर एनीमिक है। मतलब क्या है, एनीमिया की शिकार है, खून की कमी कहीं ना कहीं महिलाओं में पाई जाती है। तो हर दूसरी महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 2024 तक सभी गरीब, चाहे महिलाएं हों चाहे वो बच्चे हों, वहाँ तक राइस, फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सके, जिससे उनकी जो न्यूट्रिएंट की कमी है वो पूरी की जा सके। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च उभरते सितारे फंड। तो यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उन्होंने एक फंड लॉन्च किया जिसका नाम है उभरते सितारे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देख लेते हैं क्या नाम है और क्यों ये लॉन्च किया गया है। तो ये आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म और स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। मतलब है जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में उनको सपोर्ट देने के लिए, जितने भी स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं जो एक्सपोर्ट को जोर देते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ही इस फंड को लॉन्च किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। 21 अगस्त 2021 को आपको डेट याद रखनी है, 21 अगस्त 2021 को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उभरते सितारे फंड हैज़ बीन सेटअप जॉइंटली बाई एक्सिम बैंक एंड सिडबी। तो एक्सिम और सिडबी बैंक के द्वारा ही ये जो फंड है वो एलोकेट किया गया है। मतलब है कि ये 2 बैंक ही इनको देखेंगे, पूरा मैनेज करेंगी। और आपको बता दें कि दोनों बैंक ने 40-40 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश किया है, ये भी आपको पता रखना है। और टोटल 250 करोड़ का जो टोटल फंड है वो 250 करोड़ का है और ज़रूरत पड़ने पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब इसका डबल तक किया जा सकता है, मतलब 500 करोड़ तक ले जाया जा सकता है अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो। आगे अगर हम बात करेंगे तो जितने भी आपके ऑटो से रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी आपकी स्टार्टअप्स हैं और खासकर यूपी में, ठीक है, उनको यहाँ पर पाइपलाइन में रखा गया है और लगभग 100 पोटेंशियल कंपनीज को हमने पाइपलाइन में डाल दिया है जो कि एक्सिम बैंक और सिडबी इनको क्या करेंगी, आगे जाके लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट के फील्ड में बेहतर कर सकें। और आपको बता दें कि जितनी भी कंपनी है उनको लगता है कि हाँ इनमें पोटेंशियल है, जो बहुत ऊपर तक जाएंगी, उन कंपनियों को सपोर्ट देना ही इस फंड का जो उद्देश्य है वो माना गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मोटे तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पर कहना चाह रही है कि एक फ़ंड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उभरते सितारे फंड। तो जितने भी लोग एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट स्टार्टअप हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंड काम आएगा। इतनी सी यहाँ पर बात आपको समझाई गई है जो कि 21 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे 6 लाख विलेजेस टू गेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बाई 2024। तो 2024 तक 6 लाख गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी। ये पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दौरान, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में बात कही। यहाँ पर आपको यही बता दें कि ये किसके अंडर में पहुंचाई जाएगी, एक प्रोग्राम जिसका नाम है भारत नेट प्रोग्राम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये भारत नेट प्रोग्राम आपने कभी पढ़ाया नहीं, इसका जिक्र कभी आया नहीं। तो आपको बता दें कि इससे पहले जो नाम था इसका वो था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, जो कि अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम हो गया
भारत नेट प्रोजेक्ट या फिर भारत नेट प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, जो कि 2011 अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, इसका नाम 2015 में बदल के भारत नेट प्रोग्राम कर दिया गया। इसी के अंतर्गत 2024 तक 6 लाख गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, ये यहाँ पर पीएम मोदी ने बोला है। अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक डेटा जो है वो कहता है कि 2.8 लाख विलेजेस तक इंटरनेट फैसिलिटी पहुंच चुकी है। मतलब कहने का है कि आधे से कम गांव में अभी जो फैसिलिटीज़ है इंटरनेट की वो पहुंच चुकी हैं और पूरी पहुंच जाएंगी 2024 तक। आपको बता दें कि 500 ऐसे विलेज हैं जो डिजिटल हो चुके हैं अभी तक, ये भी यहाँ पर डेटा शेयर किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो पीएम मोदी लॉन्च नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो यहाँ पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दौरान मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है, टू पुश फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को पुश करना, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अभी हम क्या कर रहे हैं, बाकी देशों से ऊर्जा ले रहे हैं, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर गैस के फॉर्म में ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 2024 तक जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भर बन जाए। सॉरी 2024 नहीं, 2047, ठीक है। 2047 तक मोदी जी ने बोला है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, इसकी उन्होंने घोषणा की है। और आपको बता दें हर साल 12 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं अदर देशों से ऊर्जा एनर्जी को परचेज करने में। और आपको एक और बात बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम ऑयल लेते हैं वो 85% इंपोर्ट करते हैं ओवरऑल का, और जो गैस है वो 53% इंपोर्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अदर देशों को हमको पैसा देना पड़ रहा है एनर्जी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि उस एनर्जी को भारत में ही जनरेट किया जाए, डेवलप किया जाए, ताकि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके ऊर्जा के क्षेत्र में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन की जो डिमांड है प्रेजेंट में वो है 6.7 मिलियन टन, और 2029-30 तक हो जाएगी 11.7 मिलियन टन, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी। उसके फुलफिल करने के लिए भारत को ही अपने देश में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। इसी के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो काजीरंगा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विद सैटेलाइट फोन। तो असम का जो काजीरंगा पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो भारत का ऐसा पहला पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन के साथ इक्विप्ड है। कहने का मतलब है कि ऐसा पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा जिसमें सैटेलाइट फ़ोन भी लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सैटेलाइट फ़ोन लगाने का उद्देश्य क्या है काजीरंगा नेशनल पार्क में। यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल 10 सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए हैं पूरे पार्क में 28 अगस्त 2021 को। और आपको बता दें ये जो टोटल खर्चा है, जो सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए हैं, इसका खर्चा किया है आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब ASDMA ने, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए इस इंस्टॉलेशन में खर्च हुए हैं, जो खर्च किए हैं ASDMA ने। और आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जो इंटरनेट की सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी वो BSNL के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। मतलब है कि पूरी जो कनेक्टिविटी का जिम्मा है वो BSNL कंपनी ने उठा रखा है। अब यहाँ बात आती है कि सैटेलाइट फ़ोन लगाने का उद्देश्य क्या है, ये भी आपको बता दें। तो अवैध शिकार रोकने के लिए और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए ही ये सैटेलाइट फ़ोन लगाए गए। कहने का मतलब क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर क्या होता है अवैध रूप से शिकार होते हैं, लोग आते हैं उनको मारते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए, इन प्रॉब्लम से फेस करने के लिए ही इन सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया जाएगा, ताकि जितने भी आपके अवैध शिकार हैं वो रोके जा सकें। और बाई चांस अगर बाढ़ आ जाती है इस कंडीशन में, उन जितने भी एनिमल्स हैं वहाँ पे उनको सिक्योर किया जा सके। इसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन इक्विप किए गए उस नेशनल पार्क में। और 2018 की सेंसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
2413 राइनो पॉपुलेशन है काजीरंगा नेशनल पार्क में। आगे बात करेंगे तो तमिलनाडु ने जो सेपरेट बजट फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया था, डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था, उसकी हाइलाइट्स क्या हैं? क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि जो आपका तमिलनाडु है वो तीसरा स्टेट बन चुका है एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट लॉन्च करने वाला। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें क्या क्या है, तो आपको बता दें टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट ने 34,220.65 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें 12,524 विलेज पंचायत हैं तमिलनाडु में, उनको यहाँ पर पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें से 1/5 मतलब है 12,524 की 1/5 हर साल उनको यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ये स्कीम वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि वहाँ की जो 11.75 लाख हेक्टेयर फैलो लैंड है उसको फार्म लैंड में कन्वर्ट करना आगे आने वाले 10 सालों में, जिससे उनका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा। अभी जो 60% है वो हो जाएगा 75%, ठीक है। और आपको बता दें कि जो डबल क्रॉप्ड एरिया है उसको भी यहाँ पर 1 लाख हेक्टेयर से 20 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है, ये भी आपको पता रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो बजट है वो सेपरेटली पास किया गया है विधानसभा में, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टेट है फिलहाल में जिसने एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया, तो वो है आपका तमिलनाडु। अब जल्दी से कमेंट करो, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि वो कौन कौन से 2 स्टेट और हैं जिन्होंने तमिलनाडु से पहले एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट बजट पेश किया था। उन दोनों के नाम आपको बताने हैं, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे। तो कैबिनेट अप्रूव हाईएस्ट एवर एफआरपी फॉर शुगर केन। तो शुगर केन के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है अभी तक के हाईएस्ट एफआरपी मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के लिए। तो जानेंगे कि इस बार मतलब सीजन 2021-22 के लिए कितना एफआरपी घोषित किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर बता दें ₹290 पर क्विंटल, ठीक है। तो 290 रुपये पर क्विंटल एफआरपी अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको रिकमेंड किया था सीएसीपी ने। तो सीएसीपी की फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसको सीएसीपी बोला जाता है, जो रिकमेंड करता है गन्ने के लिए एफआरपी और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसके लिए एमएसपी रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। अब जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि सीएसीपी कब एस्टेब्लिश हुआ, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। इससे पहले कितना एफआरपी था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो 2020 और 21 की बात करेंगे तो जो एफआरपी था गन्ने का वो था 285 रुपीज़ पर क्विंटल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले सीजन का 285 था, जिसमें 5 रुपये इस बार इंक्रीज किए गए, मतलब 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो 290 रुपये पर क्विंटल एफआरपी हो गया है गन्ने का इस सीजन 2021-22 के लिए। यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इस बार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट किया गया है शुगर केन का सीजन 2021-22 का, तो वो 155 रुपये पर क्विंटल है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये अनाउंसमेंट की गई थी 25 अगस्त 2021। और ये किसने किया है? तो ये हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। और रिकमेंडेशन का मैंने आपको बताया, सीएसीपी रिकमेंड करती है गन्ने के लिए एफआरपी और जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उसके लिए एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर फार्मर। तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने हमारे किसानों के लिए एक नेशनल कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन। ये थर्सडे मतलब आपको डेट याद रखनी है 26 अगस्त को लॉन्च किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात आती है इसका उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी ना हो पाए लोगों में, ठीक है, उसके साथ साथ भोजन की कमी ना हो पाए, प्लस यहाँ पर
एग्रीकल्चर को और फार्मर्स को नई नई तकनीकों से, न्यू टेक्नोलॉजीज से जोड़ने की बात यहाँ पे की गई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। तो इस कैंपेन को लॉन्च करने का यही सब उद्देश्य है, ये आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की भी बात कही। उन्होंने बोला कि जो एग्रीकल्चर बजट हुआ करता था वो पहले 21,000 करोड़ हुआ करता था, मतलब 21,000 करोड़ हुआ करता था, जिसको प्रेजेंट में बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 1.23 लाख करोड़। तो ये उन्होंने उपलब्धि गिनाई है मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की, कि एग्रीकल्चर के लिए इतना बजट एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आपको एक और बात बता दें कि इसका जो आयोजन किया गया है वो ICAR ने किया है। ICAR ने इस कैंपेन का आयोजन किया है। और एक और अनाउंसमेंट की गई है कि 2023 में, ठीक है, 2023 में भारत पोषक अनाज वर्ष मनाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, 2023 में भारत क्या सेलिब्रेट करेगा, पोषक अनाज वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। NDTV हैज लॉन्च्ड वेब वर्जन ऑफ ई गोपाला ऐप फॉर डेयरी फार्मर्स। तो जितने भी हमारे डेयरी फार्मर्स हैं जो डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं या पशुपालन करते हैं, उनके लिए नया वेब वर्जन लॉन्च किया गया है NDTV के द्वारा, जो कि ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ई गोपाला ऐप लॉन्च हो चुका है। तो हाँ, आपको बता दें, ऐप ये लॉन्च हुआ था 10 सितंबर 2020 को। 10 सितंबर 2020 को ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका वेब पोर्टल, वेब वर्जन लॉन्च किया गया है NDTV के द्वारा। NDTV मतलब क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये स्थापित हुआ था 1965 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है कि ई गोपाला एप्लीकेशन का जो वेब वर्जन है वो कब लॉन्च किया गया है। तो ये 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो ये इनॉग्रेशन किया है परषोत्तम रूपाला जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैं। और उसके साथ साथ जो NDTV के चेयरमैन हैं मिस्टर मनीष शाह, इनकी प्रेजेंस में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि ई गोपाला ऐप किसने लॉन्च किया था। तो हमारे प्रेजेंट के जो PM है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो वेब पोर्टल है, ये एक नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है डिजिटल इंडिया, उसका पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और जो ई गोपाला प्लेटफॉर्म है, इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे तो आपको बता दें। पशु का जितना भी पोषण है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़ यहाँ पर मिल पाएगी। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। मेरा पशु आधार, तो पशुओं का जो आधार नंबर होता है वो भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और जो नई नई अलर्ट हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। जितने भी आयोजन होने वाले हैं पशु मेलों के, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। पशु बाजार कहाँ कहाँ लगे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है सारी चीज़ों की जानकारी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप जितने भी जर्म प्लाज्मा लाइक सीमन और एम्ब्रियो, ये भी आप परचेज कर पाएंगे और सेल कर पाएंगे घर बैठे। तो इतनी सुविधा ई गोपाला ऐप और वेब वर्जन से यहाँ पर लोगों के लिए दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इतना आपको पता रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ई गोपाला ऐप कब लॉन्च किया गया, या फिर ई गोपाला ऐप का वेब वर्जन कब लॉन्च किया और किसने लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो न्यू पोर्टल अंडर भुवन युक्त धारा विल फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा असेट। तो यहाँ पर जितने भी मनरेगा के जो लोग हैं जो वर्क करते हैं, उनको और अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा में काम हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, उस सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कृषि मनरेगा संपत्तियों की भू स्थानिक योजनाओं की सुविधा के लिए ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है युक्त धारा। तो इससे होगा क्या कि मनरेगा में जितने भी आपके कार्य चलते हैं, जितना भी लेखा जोखा होता है, उसकी सारी जानकारी आप इजीली इस पोर्टल से ले पाएंगे और गवर्नमेंट भी सारी चीज़ों को मॉनिटर कर पाएगी इस पोर्टल की हेल्प से। ये लॉन्च किया गया है, आपको बता दें, गिरिराज सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैं, उनके द्वारा 23 अगस्त 2021 को।
अब यहाँ पे बात आती है तो जो युक्त धारा है ये दो वर्ड से लिया गया है। एक तो है युक्त, इसका मतलब योजना से लिया गया है, योजनम से इस वर्ड को यूज़ किया गया है। और एक है धारा, मतलब ये किसी प्रवाह फ्लो को इंडिकेट करता है, तो यहाँ से युक्त धारा वर्ड लिया गया है। और ये पोर्टल लॉन्च किया गया है 23 अगस्त 2021 को। ये आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितने भी पोर्टल एप्लीकेशन और स्कीम लॉन्च होती हैं वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए जितने भी करंट अपडेट हैं जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सभी को घर बैठे एग्रीकल्चर अपडेट मिल पाए कि एग्रीकल्चर में करंट में क्या क्या नई अपडेट आई हैं, क्या क्या स्कीम लॉन्च हुई हैं और ऐप लॉन्च हुई हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 250 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें। आगे बात करेंगे तो एजी हब एट तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ओपन। तो यहाँ पर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एजी हब लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुर्खियों में है। तो जानेंगे ये न्यूज़ क्यों ज़्यादा सुर्खियों में है इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको PJTSAU के नाम से जाना जाता है। उसने अभी हाल ही में एजी हब ओपन किया है, जिसको हम एग्री इनोवेशन फैसिलिटी हब बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा क्या, तो ये जो हब है, ये एजी हब हेल्प करेगा नए नए स्टार्टअप्स को, रूरल इनोवेटर्स को, और जितने भी FPOs होते हैं, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन टाइम पे मिल सके। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर S निरंजन रेड्डी और IT एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर KT रामाराव के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना में एजी हब के लिए नाबार्ड ने कितने रुपए ग्रांट की, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने ग्रांट किए हैं 9 करोड़ रुपए, ताकि सपोर्ट किया जा सके इनोवेशंस में इस हब पे, जो कि 5 साल के लिए ये अनुदान, ये ग्रांट दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि कहाँ पर खोला गया, ठीक है, उसके बाद किसने इनॉग्रेशन किया और नाबार्ड ने कितने करोड़ की यहाँ पर ग्रांट दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। किसी भी स्टेट में जितनी भी एग्रीकल्चर अपडेट होती हैं वो आपके AFO और नाबार्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस इनॉग्रेटेड इन लुधियाना। तो यहाँ पर लुधियाना में नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है, तो जान लेते हैं। तो ये जो नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस है ये लुधियाना के लिए हुआ करता था, लेकिन अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा, आपका फतेहगढ़ साहिब, SBS नगर, रूपनगर और आपका लुधियाना। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये 24 अगस्त को नाबार्ड ने इनॉग्रेट किया है और ये आपके लुधियाना के मिलरगंज में फ्राइडे मतलब 24 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया। इनॉग्रेशन के दौरान जो वहाँ पर मौजूद थे वो थे डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जो कि वाइस चांसलर हैं, गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के, और राजीव सिवाच जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं, CGM है नाबार्ड पंजाब के। तो वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे। तो अब होगा क्या कि जितनी भी आपके, चाहे वो लुधियाना के हों, फतेहगढ़ साहिब, SBS नगर और रूपनगर के हों, वहाँ से सारा जो मेन आपका जो कांटेक्ट रहेगा वो आपके लुधियाना में नाबार्ड क्लस्टर ऑफिस में रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या है, आपको बताया नाबार्ड बैंक का उद्देश्य क्या है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना देश से और रूरल डेवलपमेंट करना, रूरल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट करना, क्रेडिट देना, गांव में क्रेडिट देना, लोगों को क्रेडिट देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका डेवलपमेंट भी हो सके, उसके साथ साथ बैंक का भी डेवलपमेंट हो सके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हेल्प हैं जो नाबार्ड बैंक करता रहता है हमेशा। अब जब भी आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, तो वहाँ भी कई तरीके की हेल्प नाबार्ड बैंक ने की है और आगे भी करता रहेगा। अब जल्दी से आपको कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक के, ठीक है, जो चेयरमैन है वो कौन है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है।
आगे बात करेंगे तो LIC लॉन्च्ड ए मोबाइल ऐप कॉल्ड आनंदा मोबाइल ऐप। तो LIC ने इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है आनंदा, जो कि सुर्खियों में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आपके फाइनेंशियल और उसके साथ साथ जितने भी आपके बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे अपडेट हैं, वो भी आपके नाबार्ड और AFO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती हैं। साथ के साथ जो IBPS RRB SO का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो बैंकिंग रिलेटेड इशू भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो ऐप है जिसका नाम है आनंदा मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया गया है LIC के द्वारा 24 अगस्त 2021। तो जितने भी एजेंट्स हैं LIC के या फिर इंटरमीडिएट हैं जो कि आपके जीवन बीमा पॉलिसी को लाने के लिए, ठीक है, और उनको खरीदवाने के लिए उनका कनेक्शन रहता है, उनके लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो आनंदा नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित समाधान है। एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आनंदा ऐप है ये एक पेपरलेस ऐप है। सारे काम इसमें पेपर के बिना होंगे, डिजिटली होंगे, और ये ऐप बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में काफ़ी मदद करने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि LIC ने आनंदा ऐप लॉन्च किया, उसका पूरा नाम बताइए। तो इसका है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसका पूरा नाम है, ये आपको याद करना है। रिपीट करता हूँ, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और ये बिल्कुल पेपरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा नए बिजनेस प्रोसेसेस के लिए, और ये LIC एजेंट के लिए अभी लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और LIC की बात करेंगे तो LIC 1 सितंबर 1956, ठीक है, 1 सितंबर 1956 को इस्टेब्लिश हुई थी अंडर लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ये आपको याद रखना है। इस एक्ट के तहत 1 सितंबर 1956 में LIC स्थापित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट आपको याद रखनी है 24 अगस्त 2021। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति स्टार्टेड द सुजलम कैंपेन। तो यहाँ पर सुजलम कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया कैंपेन, जिसमें 100 डेज का ये कैंपेन चलेगा, जो कि पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, जो कि 75वां वर्षगांठ इस बार मनाई जा रही है, आपको पता होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ जान लेते हैं। दिस कैंपेन सीक टू क्रिएट मोर ODF विलेजेस। तो ODF प्लस विलेजेस होते क्या हैं? ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका मतलब है खुले में शौच मुक्त। तो खुले में शौच मुक्त करने के लिए ही ये कैंपेन चलाया गया है, और जितना भी आपका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसके बारे में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाएगा अक्रॉस दी विलेजेस। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पर अभी तक आप देख रहे होंगे कि लोग खुले में शौच करते थे, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये आपका ODF प्रोग्राम लाया गया है, जो कि आपके ODF प्लस विलेजेस बनाने की बात की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपके गांव भी ODF प्लस विलेज बन गए होंगे, अगर नहीं बने हैं तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कैंपेन किसका पार्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो आपका सुजलम कैंपेन है, ये 3 फोकस हैं इसके, इनके 3 एरिया फोकस हैं। अगर हम बात करेंगे, पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 मिलियन सोकपीट। 1 मिलियन सोकपीट बनाने का इनका उद्देश्य है। मतलब सोकपीट मतलब जो कि आपके सोख वाले गड्ढे होते हैं, सोख्ता जिनको बोलते हैं, वो 1 मिलियन इनको बनाने हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ रेट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट, तो जितने भी आपके टॉयलेट हैं उनमें रेट्रोफिटिंग कराना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक्सेस टू टॉयलेट फॉर न्यू हाउस होल्ड, और नए घरों में टॉयलेट शौचालय की सुविधा प्रदान कराना ही इस सुजलम कैंपेन का उद्देश्य है, जो कि 25 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। अब बात करेंगे PM मोदी प्रेजेस सुखेत मॉडल ऑफ मधुबनी। तो बिहार के मधुबनी का सुखेत विलेज मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा है, और मोदी जी ने अभी हाल ही में 29 अगस्त को
इम्पोर्टेंट मन की बात की, जिसमें इस सुखेत मॉडल के बारे में काफ़ी चर्चा की। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को मन की बात में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के सुखेत मॉडल के बारे में बात की। इसकी बात करेंगे तो ये आपका सुखेत विलेज है, ठीक है, जो कि बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। इस विलेज में एक कैंपेन चलाया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है कचरे से कमाई योजना। इसका पूरा नाम क्या है? कचरे से कमाई योजना। मतलब कचरे से कमाई की जा रही है इन गांव के फार्मर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। इस योजना की काफ़ी तारीफ की है नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इट इज़ बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय द एक्सपर्ट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। तो जो पूसा समस्तीपुर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका संरक्षण, उनकी नॉलेज, उनका साथ कंटिन्यू इस गाँव को मिलता रहा है। और ये पॉसिबल हुआ है कि वहाँ इस प्रोजेक्ट के अंडर जितने भी रबिश और डंग हैं और गंदगी है उसको इकट्ठा किया जाता है। डोर टू डोर जाके सबके दरवाजे पे जाके इस कचरे को इकट्ठा किया जाता है। फिर इस कचरे को कन्वर्ट किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, ऑर्गेनिक और नेचुरल मैन्योर में, या फिर उसको सेल करके, ठीक है, उसको बेच के लोग इसको दे के बदले में गैस और जैविक खाद ले रहे हैं। मतलब वहाँ की जो एक बोल सकते हो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो गया है कि आप कचरा लाओ, खाद लाओ, गोबर लाओ और उसके बदले में गैस ले जाओ और जैविक खाद ले जाओ। तो ये कैंपेन काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा है। इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी चर्चा की है अपने मन की बात में, और वो चाह रहे हैं कि जैसा आपका सुखेत मॉडल बिहार में है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ये सुखेत मॉडल होना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत अभियान को भी यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और हमारा भारत स्वच्छ हो जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट दिया जा सकता है इस माध्यम से। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? तो पहला याद रखना है कि सुखेत मॉडल कहाँ का है, तो ये मधुबनी बिहार का है। दूसरी बात, इसमें होता क्या है, तो इसमें जितना भी रबिश प्रोडक्ट है, डंग है, गंदगी है, उसको इकट्ठा किया जाता है घर घर जाके, डोर टू डोर जाके, और उसको कन्वर्ट किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, या फिर उसको दे के उसके बदले में गैस ली जाती है, जिससे उनका जीविकोपार्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सुखेत मॉडल के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे आज के लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, आपका जो क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में पूछा गया उसके बारे में, और फिर बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन के बारे में जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे नाबार्ड के चेयरमैन हैं GR चिंताला, मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि अब एग्री सेक्टर में स्टार्टअप्स की काफ़ी ज़्यादा नीड है। वो चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर बने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट टेक अप द चैलेंज टू बिकम एग्रीप्रेन्योर। तो स्टूडेंट को अब चैलेंज लेना पड़ेगा और उनको क्या बनना पड़ेगा? एग्रीप्रेन्योर बनना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फील्ड में व्यवसाय करके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि जो एग्रीप्रेन्योर हैं वो केवल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं, उसके साथ साथ भारत का भी पथ प्रदर्शित करते हैं, ये यहाँ पर बात की है, और सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, और भारत का जो एग्रीकल्चर GDP है उसको भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनका बहुत योगदान रहता है। तो यहाँ पर यही सारी बात की गई है कि हमको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में स्टार्टअप लॉन्च किए जाएँ, इनोवेशंस लाए जाएँ, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाया सके। तो ये रिक्वेस्ट की गई है, और जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला जी ने ये रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में भाग लें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ पर वो काम करें, जिससे एग्रीकल्चर को और आसान बनाया जा सके।